हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जानवीज लर्निंग। और टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक पर जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन। यानी कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें हमारे सारे राइट्स और मतलब ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ और सारी चीज़ें मेंशन हैं, राइट। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, जो एजुकेशन के फील्ड के लिए या एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए बनाए गए हैं, ठीक है जी। और ये है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो बुक है हमारी बीएड की, ठीक है, उससे। और ये बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो बस अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो चाहे आपका ये शॉर्ट नोट में आए, चाहे ये आपका 16 मार्क्स में आए, मैंने प्रॉपर सारे प्रोविजंस को डिटेल में कवर किया है और मैं आपको समझाती जाऊँगी हर एक प्रोविजन का क्या मतलब है, ठीक है। फिर आप इसको आराम से लिख पाएंगे, ठीक है जी। तो अब इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि ये 4 मार्क्स का हो या 16 मार्क्स का भी हो, क्योंकि मैंने इस स्लाइड में बहुत अच्छे से चीज़ें प्रिपेयर करी हैं आप लोगों के लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। पहला आएगा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया, कि हमारी इंडियन एजुकेशन की बात करें तो क्या क्या हमारे प्रोविजंस बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है जी। अब ये चाहे 4 मार्क्स में आए, चाहे 16 मार्क्स में आए, ये दोनों ही इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को देखोगे, चाहे इसकी लेंथ 15 मिनट की हो या 20 मिनट की, डजंट मैटर। माय फोकस इज जस्ट दैट कि अगर आप इस क्वेश्चन को कवर करने आए हैं तो आपका चाहे ये शॉर्ट नोट में आए या फुल फ्लेज में आए, आपके दोनों चीज़ें जो है इससे कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ना, जब बात आती है कि भाई हमें प्रोविजंस बताने हैं, तो हम डायरेक्ट ना प्रोविजंस पे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताएंगे। अब ये मैंने उठाया है सीधा डायरेक्टली बुक से। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये जो लिखा है सेम टू सेम ही कॉपी पेस्ट करना है, इतना याद करना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको बताया बीएड में कंटेंट बहुत है, सो यू कांट क्रैम ऑल ऑफ दिस, राइट। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको ना बस की पॉइंट्स याद रखिए, बाकी अपने शब्दों में लिखो, क्योंकि इतना ना जब पेपर लिखते हैं ना उतना याद भी नहीं आती बीच की लाइनें। जो हमने क्रक्स करा होता है ना वही याद रहता है, तो उसको ही आपको बताना है, ठीक है। देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है, आप सभी को पता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच हमारी गवर्नमेंट जो है कंट्री की फंक्शन करती है, कार्य करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, अब एक जगह पे रूल्स रेगुलेशन लिखे होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हर कोई अपनी मनमानी करेगा, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ हमारी जो कंट्री है, ठीक है, वो रन करती है, फंक्शन करती है, काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उस लीगल डॉक्यूमेंट में, उस किताब में, उसके बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करता है और डिलिमिट भी करता है गवर्नमेंट के फंक्शंस को, जुरिडिक्शन को, एज वेल एज द हमारे को बेसिक राइट ऑफ सिटीजन कि आपका क्या फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, डिफाइन करा गया है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, उनकी अथॉरिटी को वो ओवर इस्तेमाल ना करे, तो उसके लिए लिमिटेशंस भी बताई गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुपीरियर टू ऑल अदर लॉज ऑफ द कंट्री, कि कंट्री में जितने भी लॉज हैं उन सबका काइंड ऑफ माई बाप कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एंड नो लॉ कैन बी इनेक्टेड विच इज नॉट इन द कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई भी लॉ हम अपनी कंट्री में नहीं बना सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की कन्फर्मिटी से बाहर जा रहा है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं, जो चीज़ें कन्फर्म करी गई हैं, उससे बाहर अगर कोई अलाइनमेंट में आप बना रहे हो, अब मान लो कि कोई लॉ बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो हम ना उसमें आर्टिकल्स डाल के कुछ अमेंडमेंट करके थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट हम कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही ना हो, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो जो लॉज बने हुए हैं वो सोच समझ के बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, एक एमसीक्यू देती हूँ 1 मार्क का, कि हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप ही मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस बीएड क्लास, बट यू शुड नो दैट, राइट। तो देखो, मैंने बस पूछ लिया। अच्छा, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई भी लॉ हम ऐसे ऐसा नहीं बना सकते जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन पास ना करता हो या जिससे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो, बिल्कुल, ठीक है। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बने हैं उनमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, बट हाँ, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो वही सिंपल सीधे शब्दों में बात करूं, अगर इसके बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट आपको बताऊं ना कि क्या क्या करना है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट जो है कंट्री की फंक्शन करती है, काम करती है। यहाँ पे डिफाइन किया गई है और डीलिमिट भी करी गई है सारे गवर्नमेंट के फंक्शंस, ज्यूरिडिक्शन कैसे कैसे चलेगा, और बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्या है सिटीजन की, ठीक है। या डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पता है किन के लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बताए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर है और कोई भी लॉ हमारी कंट्री में ऐसा इनेक्ट नहीं किया
जा सकता जो कि मतलब नॉट इन द कन्फर्मिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कन्फर्मिटी से बाहर हो, ऐसा कोई लॉ हम नहीं बना सकते। वट एवर द लॉ हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन जस्ट चेंज इट अ लिटल, लाइक उसमें अमेंडमेंट करके हम कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बट हाँ पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन राइट्स ड्यूटीज जो हमें मिली है, हमें उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई आम नागरिक हो। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे से पूछे थे प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस बने हुए हैं एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, अगर तो ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, तो मैंने आपके लिए ना दो दो लाइंस में सारे ही प्रोविजंस बता दिए हैं, क्योंकि देखो 4 मार्क्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी आंसर शीट है मान लो ऐसे, ठीक है, एक पेज है एक पेज है, तो 4 मार्क्स का मतलब है कि ये 2 शीट भर दो। वैसे तो 2 भी नहीं, इतनी पूरी एक और आधी 1.5 शीट भरनी जो है कंसिडर की जाती है, लेकिन चलो मैं कह रही हूँ आपको अच्छे से आता है, आप 2 शीटें भी भर दो, तो 4 मार्क्स आपके बीएड में लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपको पहली चीज़ क्या करनी है, मैं आपको 16 मार्क्स और 4 मार्क्स दोनों का कॉन्टेंट एक ही में दे दूंगी। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको कि एक तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख दो। अब बिल्कुल सेम लाइन नहीं, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि थोड़ा बहुत हाईलाइटेड पॉइंट याद रखो कि भाई हाँ ये की पॉइंट है, अपने हिसाब से लाइनें लिख दो। ठीक, आप खुद ही बता सकते हो ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट वेयर देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन इन इट, ठीक है, और अकॉर्डिंग दी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री फंक्शंस। तो मतलब ये आप अगर अच्छे से सुनोगे, मेरी बात समझोगे, तो आप खुद लिख लोगे। ठीक है, अब क्या है, अगर 4 मार्क्स में आता है तो मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ है, यानी कि ये देखो मैंने ये पेज और ये वाला पेज, यानी कि ये 7 पॉइंट कुछ बनाए हैं आपके लिए, जो इसमें मैंने सारे प्रोविजंस आर्टिकल्स सब बताए हैं जो कि रिलेटेड टू एजुकेशन है। तो ये 2 पेजेस हैं फॉर 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब आप पूछते हो मैडम कि अगर हमारा 16 मार्क्स का आ जाए, तो जी मैंने इन्हीं पॉइंट्स को, ये जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 30, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28, आर्टिकल 21 है, इन्हीं सब को और 3-3 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करा है फॉर 16 मार्क्स के लिए। मैं उसका भी आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो अब हम जो पॉलिसीज एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि 16 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। मैंने जैसे भी आपको बताया कि आप पहले मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है वो 2-4 लाइन में अपना 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो देखो अब जहाँ से जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन, तो प्रोविजंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या आर्टिकल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ना एक टेबल टाइप बना दिया है, आप चाहो तो बिल्कुल इस टेबल को इस तरीके से अपने उसमें भी बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है सारे आर्टिकल्स, मैंने आपको बताया आर्टिकल 45 क्या कह रहा है, आर्टिकल 21A किस चीज़ का है, और इसका 1 बाय 1 मैं आपको इन सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ वो सुनो आप, कि जैसे यहाँ पे हमारा टॉपिक है, ठीक है, अब जैसे कि मान लो हमारा टॉपिक है पॉलिसीज एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक है, तो हम प्रोविजंस और एक्ट्स ये तो हम बता ही रहे हैं, आर्टिकल्स वगैरह क्या क्या हमारे एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए बनाए गए। अब इसके अलावा यहाँ पे पॉलिसीज भी मेंशन है, तो आपको एक पॉलिसी है NPE 1986, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये बनाई गई है, और बहुत सारे कमीशन भी है जैसे कोठारी कमीशन और ये सारी चीज़ें, जो कि आप चाहो तो इस आंसर में छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे 3-3 4-4 लाइन्स में 5 लाइन्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, वैसे NPE पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि NPE पे 16 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाता है यूनिट 2 से। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो भी मिलेगी। और मैंने एक कमेंट देखा था कि मेरे को राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE, ठीक है, इसके ऊपर भी कमेंट आया हुआ है कि मैम प्लीज़ आप ये वीडियो भी बनाइए। तो श्योरली आई विल अपलोड दिस वीडियो वेरी वेरी सून, जिससे कि आपका 16 मार्क्स का एक और क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो कुछ प्रोमिनेंट जो क्वेश्चन आते हैं ना कंटेम्प्रेरी इंडिया में, वो मैं ही आपको वही वही टॉपिक अपने चैनल पे वीडियोस के थ्रू बताऊंगी, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है जी, चलो तो अब हम आ जाते हैं प्रोविजंस पे कि क्या क्या एजुकेशन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं या प्रोविजंस हैं। तो देखो एक है आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 45, जो कि है अबाउट राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी सब रखा हुआ है, तो डोंट वरी, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। पहले आप मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताना, फिर आप ये टेबल बना देना। ठीक है, इसमें NPE और ये थोड़ा ऐड भी कर सकते हो आप अपनी तरफ से। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 45 मैंने आपको बताया राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आप चाहो तो मेरे साथ अभी अभी याद भी कर सकते हो ये। ठीक है, आर्टिकल 21A विच सेज अबाउट RTE राइट टू एजुकेशन, ये कहता है कि सभी को अधिकार है पढ़ाई का, एजुकेशन का, और इसका डिटेल मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, आर्टिकल 15 अंडरस्कोर 1 और 3 मतलब कि
आर्टिकल 15 है एजुकेशन ऑफ द वुमेन, ये फोकस करता है वुमेन की एजुकेशन पे। अब मेरी एक बात सुनो, जब भी हम बात कर रहे हैं कि प्रोविजंस एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या बने, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा ब्रॉडर विजन है जो कि वुमेन्स को भी मिलनी चाहिए, जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप को मिलनी चाहिए, जो कि SC ST इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को भी मिलनी चाहिए, EWS कैटेगरी जिनको बोलते हैं, है ना, और सभी को मिलनी चाहिए। तो जो यह कह रहा है ना कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज टू ऑल में सभी आ गए, राइट। जैसे कि आपने कई बार नोटिस करा है कि पहले के टाइम में बिफोर इंडिपेंडेंस सभी को अधिकार नहीं थे, है ना, सभी पे बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है फ्रीडम तो थी ही नहीं, लेकिन अब जबकि फ्रीडम है तो आज भी हम देखते हैं कि कई जगह पे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं या जो कहीं ना कहीं EWS कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए अब हम कुछ सीट का परसेंटेज रखते हैं कि हाँ भाई इनके लिए भी सीट बुक होनी चाहिए स्कूल में, तो बेसिकली ताकि उनके बच्चे भी पढ़ सकें। तो ये चीज़ें किस लिए है कि भाई एजुकेशन सबके लिए है, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड दे हैव, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन में के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो आर्टिकल 15 इज ऑल अबाउट एजुकेशन फॉर द वुमेन, ठीक है। देन आर्टिकल 25 इज रिलीजियस एजुकेशन, कि आप स्कूल लेवल पे रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड करें बच्चे को, ठीक है। अभी मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी, अभी खाली आप मेरे साथ पढ़ते जाइए। आर्टिकल 25 रिलीजियस एजुकेशन, देन आर्टिकल 29 इज एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, की जो भी माइनॉरिटीज हैं उनका एजुकेशन को प्रमोट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 अगेन माइनॉरिटीज के लिए है, वो क्या है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं। किसी भी माइनॉरिटी को स्कूल में एडमिशन के लिए रोका नहीं जा सकता, दे कैन टेक एडमिशन इन एनी स्कूल, ठीक है। और उनके अपने दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देन आर्टिकल 46 क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, जितने भी शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स या EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, इनको भी इनके एजुकेशन को और इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एजुकेशन को इनके प्रोटेक्ट करना है, SC ST के बढ़ावा देना, ठीक है, एजुकेशन को। देन आर्टिकल 350A कहता है कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, के प्राइमरी स्टेज पर बच्चे को उनकी मदर टंग, जो भी उनकी मातृभाषा है, जो भी वहाँ की, ठीक है, उसमें उनको इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए। देन आर्टिकल 351 इज टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ हिंदी, तो ये तो इतना खैर ठीक है आप लिख सकते हो, बाकी मेन चीज़ यही है। और इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है देखो, NPE, आप पॉलिसी भी पूछा था ना फॉर एजुकेशन, तो NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कि हर 5 ईयर में रिवाइज होती है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अभी ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। मेन बात ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि कुछ मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन करे हैं और कौन से आर्टिकल किस चीज़ का है। जैसे आर्टिकल 45 इज राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो हम ये सारे प्रोविजंस पढ़े हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा NPE पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि पॉलिसीज़ क्या क्या है और प्रोविजंस क्या क्या है, क्या क्या आर्टिकल्स बनाए गए हैं, तो मैं आपको सब धीरे धीरे बताती हूँ। तो एक पॉलिसी है जो कि एजुकेशन के लिए होती है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसको आप कहते हैं NPE, और ये 1986 है। इससे पहले 1968 भी आई थी, जो कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उनके टाइम पे जो आई थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, वो 1968 में थी। अब ये 1986 के राजीव गांधी वाली है, जब PM थे, PM वॉज राजीव गांधी, तब ये वाली आई थी, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, 1986 वाली। इस पर वैसे मैं डिटेल वीडियो, जी, तो NPE पे हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं क्या चीज़ें बोली गई हैं कि NPE जो होती है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये बेसिकली अगेन एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई जाती है। और इनका NPE 1986 की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो इसका मेन फोकस और गोल क्या था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का, ये कि एजुकेशन डेवलपमेंट करना SC ST। तो यानी कि जो 1986 की पॉलिसी है, इनका मेन गोल है कि हमें SC ST जो ग्रुप हैं, ठीक है, उनके एजुकेशन के लेवल को सुधारना है, ठीक है। द गोल एंड टारगेट जो थे NPE 1986 के, वो हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े बता दिए। पहला, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज टू बी मेड एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है, मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना SC ST ग्रुप को फ्रॉम फर्स्ट क्लास से ही, ठीक है। देन रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, की टीचर भी जो आप स्कूल में रख रहे हो वो SC ST कास्ट से, मतलब शेड्यूल कास्ट से के ही टीचर हो। देखो SC ST का एजुकेशन लेवल जो है तब इम्प्रूव होगा, ठीक है, जब वहीं के टीचर्स भी रखे जाए। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी, प्रोटेक्शन इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशन इंटरेस्ट दोनों का करना है, शेड्यूल कास्ट SC ST कास्ट का। तो बेसिकली वहीं के टीचर्स रखो और बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराओ, मतलब ये चीज़ें NPE 1986 में रखी गई, ये गोल था फॉर द SC ST कैटेगरी के लिए मेनली, ठीक है। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज
ऑफ एससी स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, मतलब कि क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या हॉस्टल्स वगैरह की फैसिलिटी भी एससी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करो, मतलब कि अगर वो कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो उनके लिए हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। देन लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग्स और बनाओ, और बालवाड़ीज और एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स भी खोले जाने चाहिए ताकि एससी एसटी कास्ट का फुली पार्टिसिपेशन हो। कि एडल्ट एजुकेशन सेंटर में क्या होता है, जो कि ठीक है, अब जो बच्चे नहीं रहे, एडल्ट हो चुके हैं, किसी वजह से वो अपनी पढ़ाई उनकी रुक गई थी, तो उनकी भी पढ़ाई जो है कंटिन्यू की जाए। तो इसलिए एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, बालवाड़ीज, ये सब स्कूल बिल्डिंग्स बनाओ ताकि शेड्यूल्ड कास्ट का फुली पार्टिसिपेशन हो, एडल्ट्स का भी और बच्चों का भी एजुकेशन लेवल इंप्रूव हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी, इसलिए टीचर्स भी भागे रखो एससी कास्ट के, ठीक है। देन फाइंडिंग न्यू मैथड, कुछ नए नए मैथड फाइंड आउट करने हैं ताकि इंक्रीज कर सके हम शेड्यूल कास्ट का पार्टिसिपेशन एजुकेशन के प्रोग्रेस में, उनकी मतलब एससी एसटी की एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए बात यहाँ पे करी गई है बेसिकली, ठीक है। और इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी कि एसटीज के लिए भी बोला गया कि भाई प्रायोरिटी विल बी अकॉर्डिंग टू ओपनिंग प्राइमरी स्कूल्स इन द ट्राइबल एरिया। की एसटीज यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो कि ट्राइबल एरिया के लोग हैं ना, पहले उनकी एजुकेशन पे, या जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं एससी एसटी हैं, तो इनके एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। तो इसलिए एनपीई राजीव गांधी जी के टाइम पे जो बनाई गई, उनका मेन गोल यही था कि हमें एससी एसटी का एजुकेशन अपलिफ्टमेंट करना है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनका एजुकेशन को प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है। ये बोला गया कि ट्राइबल एरिया में भी स्कूल्स ओपन किए जाएं, ठीक है, क्योंकि अगर ट्राइबल एरिया में स्कूल्स नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से जाएंगे स्कूल, समझ रहे हो। तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अकॉर्डिंग लाइक प्राइमरी स्कूल ट्राइबल एरिया में खोले जाए, ठीक है। इसके अलावा एजुकेटेड एंड प्रॉमिसिंग शेड्यूल ट्राइब्स यूथ को एनकरेज किया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा टू टेक अप टीचिंग इन ट्राइबल एरियाज, की ट्राइबल एरिया में मतलब टीचर्स बनाने के लिए भी उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मतलब ठीक है। जो एजुकेटेड और प्रॉमिसिंग हमारे एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स है, यूथ है हमारा, उसको एनकरेज किया जाएगा, उनको ट्रेन भी किया जाएगा ये ट्राइबल एरियाज में टीचिंग वगैरह से रिगार्डिंग। तो बेसिकली मैंने आपको एनपीई 1986 थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, ठीक है। और जब आते हैं हम पॉलिसीज़ या उसके बात करते हैं कि जैसे हमारा टॉपिक है कि भाई पॉलिसीज़ और प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन बताओ, तो एक पॉलिसी एनपीई बहुत प्रोमिनेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से अब ये नहीं है कि आपने सबका रट्टा ही लगाना है, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। मैं भी मतलब जब आई वाज डूइंग बीएड तो मैं भी रट्टे नहीं पॉसिबल है, तो मतलब हाँ, अब ये थोड़ा बहुत इसको 2-3 बार इन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपके थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था। बाकी तो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आई विल ट्राई कि मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि जो ध्यान से सुन रहा है ना उसको थोड़ा याद भी हो जाए। तो आई होप आप मुझे अपना मतलब कमेंट में बता सकते हो अपना रिस्पांस, तो आई ट्राई कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलो, हमने नेशनल पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ प्रोविजंस हैं, बिल्कुल है, ये रहे सारे प्रोविजंस। मैंने आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए हैं ना प्रोविजंस आर्टिकल्स, तो एजुकेशन के लिए, तो ये सारे हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। चलिए, देखो वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, राइट। कि वीडियो देख के ऐसा लगे यार 16 मार्क्स अभी भी पूरे नहीं मिल रहे यहाँ से, कहीं और वीडियो देखो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टाइम शुड बी फ्रूटफुल, नॉट वेस्ट, है ना, मतलब मेरा ये मानना है पर्सनली। चलो बातें बहुत कर ली, अब आ जाते हैं अपना सीधा। देखो पहला हमारा क्या है, आर्टिकल 45 अबाउट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इट सेज प्रोविजन, दिस प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। देखो जो आर्टिकल 45 है ना, दैट इज स्पेशली फॉर बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल से जो कम का बच्चा है, यानी कि जो किसमें आता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर जिसको प्रोवाइड करनी है, उनके लिए ये प्रोविजंस है कि द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर। कि 6 ईयर से के अंडर एज में जितने भी बच्चे हैं सभी को अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले और सभी को एजुकेशन मिले, नो मैटर व्हाट द कास्ट, व्हाट द रिलीजियस बैकग्राउंड, व्हाट द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कुछ भी हो, कैसा भी हो, एजुकेशन फॉर ऑल। समझ रहे हो आप, एजुकेशन फॉर ऑल मतलब सभी को, इसमें सभी आते हैं, लिटरली सभी, इंक्लूडिंग एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, माइनॉरिटी, ये सब तो हमने कैटेगरी बना दी है। ऑब्वियसली सभी का ये एजुकेशन पाना सभी का राइट है, इट इज राइट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, राइट टू एजुकेशन। मतलब जो अभी यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा है, इस पे पूरी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो मैं वीडियो डालूंगी, डोंट वरी, राइट। तो देखो आर्टिकल 45 समझ आया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर अंडर द एज ऑफ 6 ईयर के सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले। ये चीज़ें स्टेट को, हमारे हर राज्य सरकार को ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए। देन राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए एक और प्रोविजन है विच इज आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार। द स्टेट शेल एंडेवर, ये कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए टू ऑल द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये राइट टू एजुकेशन कहता है कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सभी को फ्री
एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आप समझ रहे हो, फ्री मतलब टोटली फ्री विदाउट एनी मनी। मैं गवर्नमेंट के जो अकॉर्डिंगली बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो चलता रही हूँ कि फ्री एंड कंपल्सरी, कि सभी को कंपल्सरी लेनी है और मुफ्त, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को, इन सच अ मैनर एज द स्टेट में और बाय लॉ डिटरमाइन। 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, 2002 में एक 86 अमेंडमेंट हुई थी, थोड़ा सा चेंज भी आया था इसमें, तो पर वही अगेन एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए था। तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन कहता है कि भाई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी गिवन टू ऑल द चिल्ड्रन एट द ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एजुकेशन ऑफ द वुमेन, ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 का जो फर्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है उसमें कुछ बात की गई है, और ये अगेन है फॉर द वुमेन। एजुकेशन ऑफ द वुमेन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ेगा इंडिया में सिर्फ मेल नहीं फीमेल्स भी आती हैं, क्योंकि एजुकेशन इज अ राइट ऑफ ऑल एंड एवरीबडी इज इक्वल, है ना। तो वो हम खुद कंटेम्प्रेरी वाली बुक पढ़ रहे हैं, खुद हम एक एजुकेटेड है, वी ऑल आर डूइंग बीएड, राइट, मतलब आप लोग बीएड कर रहे हो, मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो बेसिकली क्या कि हम लोग एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, तो हमें ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो देखो एजुकेशन ऑफ द वुमेन, अब कह लो मतलब अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स के साथ तो पहले एक एजुकेशन से रिलेटेड उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली सारी बातें सही से मेंशन की गई हैं। तो एक प्रोविजन है कि वुमेन्स की एजुकेशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि आर्टिकल 15(1) कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कोई भी राज्य को मतलब कहीं भी देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ सेक्स, कि सेक्स के ग्राउंड पे यानी कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, इसके ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या आर्टिकल 15 उसका एक और ब्रैकेट 3 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, कोई भी इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है कि जो रोके स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रन, ठीक है, कि मतलब ये आर्टिकल बताना चाह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टेट है वो कोई स्पेशल प्रोविजन पॉलिसी नहीं बना सकती, बिल्कुल बना सकती है एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ताकि उनकी एजुकेशन ऑफ वुमेन को सपोर्ट मिले, तो इसके लिए स्टेट जो है काम करे। दिस इंक्लूड देयर एजुकेशन ऑल्सो, यानी कि बच्चे और महिलाओं के लिए आप कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाएं एंड ताकि उनका एजुकेशन लेवल बेहतर हो, और देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के साथ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स पे, बिल्कुल कि भाई ये तो औरत है तो इसके साथ ऐसे करेंगे, आदमी तो इसके साथ ऐसे करेंगे, तो ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो दिस इज अगेन फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। तो अब ये प्रोविजन है फॉर एजुकेशन ऑल्सो, ठीक है, जिसमें हम वुमेन्स के एजुकेशन पे कोई भी बढ़ावा देने की बात करें आर्टिकल 15 के तहत, ठीक है जी। फिर आर्टिकल 25, ठीक है, इट इज अबाउट रिलीजियस एजुकेशन। देखो इट सेज, ये आर्टिकल क्या बोलता है, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप एट अ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो जैसे आपने देखा होगा कि देखो मैं आई एम फ्रॉम जैन स्कूल, ठीक है, आप लोगों में भी से भी कोई खालसा में पढ़ा होगा, जैसे जो सरदारों का है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे स्कूल में जो प्रेयर होती है, ठीक है, तो उस प्रेयर में हम किसी पर्टिकुलर रिलीजियस वर्शिप भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो मैं जैन स्कूल से हूँ तो वहाँ पे कुछ मंत्र ऐसे भी होते थे जो कि मतलब जैनियों के मंत्र होते हैं, तो इट इज़ लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि फ्रीडम है, अब भाई हमको हमारे पास राइट टू फ्रीडम है ना, तो वी हैव फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि हम किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे हो रही है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के बारे में हो, अगर आपका उसमें बिलीफ है तो आप बिल्कुल वो ले सकते हैं। और रिलीजियस वर्शिप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस वर्शिप करी जा सकती है, उसकी फ्रीडम है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 एक्ट 1 ये क्या बोलता है कि दैट एवरी सिटीजन हैज इट्स ओन राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। ये तो आपको पता ही होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी इंसान अपना धर्म पलट भी सकता है और जिस धर्म को वो स्वीकार करना चाहता है उसको कर भी सकता है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है आर्टिकल 25 में कि देयर इज अ फ्रीडम कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस वर्शिप भी करा सकते हैं, ठीक है, कोई मंत्र है एक पर्टिकुलर रिलीजन का तो आप वो चीज़ करा सकते हो, ठीक है। और आर्टिकल 25 के अंदर यही लिखा है कि हर एक सिटीजन जो है ना वो अब उनका राइट है कि वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट करे अपनी विश का, इवन ही और शी पब्लिकली द सेम रिलीजन, और पब्लिसिटी भी कर सकते हो उस रिलीजन की। जैसे मुझे इस धर्म में विश्वास है तो मैंने मान लो स्कूल खोला है, तो मैं अपने स्कूल में उस पर्टिकुलर धर्म का मुझे मंत्र अगर कोई पसंद है तो मैं गा सकती हूँ। और इससे बच्चों को भी ये सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा कि भाई देखो चिल्ड्रन विल ऑल्सो लर्न कि हमें हर रिलीजन की क्या करनी चाहिए, भाई रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बताएंगे अपने घर में जाकर के हमारे स्कूल में तो ये वाला मंत्र भी होता है, ठीक है। और अब जैसे कोई मॉडर्न स्टूडेंट है, मतलब मॉडर्न कोई बच्चा है तो वो भी जैन स्कूल में मतलब ले सकता है एडमिशन, तो इन और रिलीजियस वर्शिप कर सकता है।
तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो रिलीजियस एजुकेशन आपको आई होप समझ में आया होगा कि देयर इज अ फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप करना अलाउड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। हर एक का अपना राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट भी कर सकते हैं और उसकी पब्लिसिटी भी कर सकते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ फ्रीडम ऑफ डूइंग दैट। तो रिलीजियस एजुकेशन कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, ठीक है जी, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस एजुकेशन भी दी जा सकती है। चलिए आगे आते हैं। अब आता है हमारा फिफ्थ आर्टिकल 29, जो कि मैंने बताया था आपको, इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जितने भी माइनॉरिटी हैं, देखो माइनॉरिटी कौन होते हैं आपको बताती हूँ, जिनके नंबर ऑफ पीपल कम है, जैसे कि जैन माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज, जैसे कि अगर मान लो जैसे जैनी स्कूल्स आपने देखे होंगे तो मतलब है बट कम है, ठीक है। तो ये माइनॉरिटीज में आ सकते हैं जिनके नंबर ऑफ पीपल कम है उस पर्टिकुलर उसको बिलोंग करने वाली, ठीक है, तो रिलीजन को। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि उनका जो माइनॉरिटीज है उनका इंटरेस्ट भी हमें प्रोटेक्शन करना है। मतलब वो क्या बताता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है, आर्टिकल 29 बता रही हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है कि मतलब एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, की कोई भी जो सिटीजन है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रह रहा है या वहाँ के किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, और उनका अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो वो उसको दे हैव अ राइट टू कंजर्व द सेम, कि वो अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, मतलब अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है किसी का कोई और लैंग्वेज है या कोई और कल्चर है तो वो उसको मतलब भूल जाए, नहीं, दे हैव अ राइट, हर एक सिटीजन का जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उनके कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, कल्चर है, तो वो उनका राइट है कि वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे इंडिया के इस पार्ट से हूँ और मेरी लैंग्वेज डिफरेंट है और मैं किसी और स्टेट में जाकर के रहती हूँ, तो मैं अपना लैंग्वेज बोल सकती हूँ दूसरे स्टेट में जाकर के, मेरा जो कल्चर है मैं उसे वहाँ भी फॉलो कर सकती हूँ, तो इसकी कोई मनादी नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन करने का ही मतलब यहाँ पर ये आता है, ठीक है। देन कि जो भी माइनॉरिटीज है उनका इंटरेस्ट, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो कंजर्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। नोट इस सिटीजन शैल बी डिनाइड, और किसी भी सिटीजन को डिनाई यानी कि मना नहीं किया जाएगा एडमिशन लेने से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट ने बनाए या स्टेट के फंड से बना है, जो भी बनाए ऑन, और किस मतलब एडमिशन लेने के लिए मना नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी लैंग्वेज हो उसकी, और एनी ऑफ देम। सो यू कांट डिनाई admission of a child just because he or she has a different religion, they came from a different religion। जैसे कि अगर मैं बात करी थी, जैसे मेरा आई एम फ्रॉम अ जैन स्कूल, तो मेरी मॉमडन फ्रेंड्स भी है, तो वो अब जैन स्कूल में क्या मुस्लिम लोग एडमिशन नहीं ले सकते? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। तो वही क्या बात की जा रही है कि यस कि नो सिटीजन, किसी को भी डिनाई नहीं किया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो और आपको मना नहीं किया जा सकता। आपका रिलीजन या रेस क्या है, रेस समझते हो ना, कलर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग, मतलब करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, तो रेस मतलब हो गई कि कलर अलग अलग होना, ठीक है। वो तो फिर एनवायरमेंट का वो है ना, ज्योग्राफी का जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ का इफेक्ट है आपकी स्किन टोन पे, ठीक है। तो बात क्या है कि रिलीजन कोई भी हो, रेस कोई किसी भी कास्ट लैंग्वेज का हो, उसको एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता, यानी कि एवरीबडी, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे कोई भी, सभी का राइट है एजुकेशन लेने का कहीं से भी, और वो अपने जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने कल्चर लैंग्वेज को भी कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अपनी रिलीजियस कल्चर छोड़ दे या भूल जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। देन आर्टिकल 30 क्या कहते हैं? आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या कहता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ है ना, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, लैंग्वेज बेस्ड हो, जैसे जैन माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है, कोई लैंग्वेज के बेस पे भी कि ये वाली लैंग्वेज पर्टिकुलरली कम बोली जाती है, तो ये लोग फिर माइनॉरिटीज़ हो गई कि इनकी लैंग्वेज पर्टिकुलर जो ये बोलते हैं वो कम बोली जाती है। तो जितने भी माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, ये आर्टिकल 30 कहता है इन हैव द राइट, इनके पास राइट है टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ये अपनी मर्जी के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं और ऑल्सो उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांटिंग एड, और स्टेट को भी अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहा है तो फिर उनको भी अगर कोई फंड प्रोवाइड करना है या कुछ प्रोवाइड करना है, और या फिर देयर ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है। तो जितने भी काइंड ऑफ माइनॉरिटीज हैं, यानी कि ये जो रिलीजन बेस्ड या लैंग्वेज बेस्ड है, इनके पास राइट है कि एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको बताया वो चीज़ भी कि एक तो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी सोच कहती है कि यहाँ पे इनका मतलब है कि वो कोई भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकता है, जैसे कि खालसा कॉलेजेस हैं या जैन स्कूल्स हैं, चाहे वो नंबर ऑफ स्कूल्स कम है जैन के, बट अब तो ठीक है बहुत है, लेकिन वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी माइनॉरिटी ओपन नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज उनकी रिलीजन और लैंग्वेज अलग है, ठीक है, तो कर सकते हैं। कैन एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन ले सकते हैं, नोबडी कैन डिनाई अपॉन दैट, ठीक है। चलिए आर्टिकल 30 हम इट वॉज ऑल अबाउट ना, आर्टिकल 29 और 30 बेसिकली फॉर द माइनॉरिटीज,
उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्शन करना और उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने का परमिशन। देन आर्टिकल 46 क्या कहता है भाई कि जो SC/STs हैं, ये आर्टिकल 46 है कि प्रमोशन करना है हमें एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC/STs और वीकर सेक्शन का। वीकर सेक्शन मतलब EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और SC/ST इनका हमें एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है, इंप्रूव करना है और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है। देन क्या है आर्टिकल 46 कहता है कि द स्टेट शैल प्रमोट विद द स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। ये कहता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या जो हमारी स्टेट है ना, उनको कुछ स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ स्पेशल प्रोविजन बनानी चाहिए, ताकि क्या हो, जो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है किनका, वीकर सेक्शन का, जो लोग फाइनेंशियली इतने मतलब वीक हैं, थोड़े फाइनेंशियली इतना उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या जो SC/ST हैं या ट्राइबल एरिया से आ रहे हैं, इन्हीं सभी बच्चों के एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए सरकार को थोड़ा स्पेशल केयर प्रोवाइड करानी चाहिए या स्पेशल प्रोविजंस बनाए या उनका अपलिफ्टमेंट में काम करें, और बिल्कुल कर सकते हैं। एंड इन पर्टिकुलर जो शेड्यूल्ड कास्ट है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल इंजस्टिस। जो भी SCs है STs है जिनके साथ जो भी सोशल, ये सोशल लिखा है, इनके साथ जो भी सोशल इंजस्टिस होता है उससे इनको प्रोटेक्ट करना है। द स्टेट शुड प्रमोट दैट, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करना है इनको सोशल इंजस्टिस से। किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन भी इनके साथ नहीं होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये स्टेट पॉलिसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जानते हो क्या होते हैं? जो एक तरीके से ड्यूटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ बताते हैं कि ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ है, गवर्नमेंट के क्या क्या काम है। तो ये स्टेट पॉलिसी का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है कि भाई आपको ये जो मेक श्योर करना है कि किसी भी SC/ST या वीकर सेक्शन वाले लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या सोशल इंजस्टिस ना हो, उनका कोई भी फॉर्म में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। और ऑल्सो स्टेट को कुछ ऐसे स्पेशल केयर या प्रोविजंस भी बनाने चाहिए फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एजुकेशन प्रमोशन ऑफ द SC/ST एंड वीकर सेक्शन। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। तो ये हमने कुछ प्रोविजंस, कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करे और एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी मैंने आपको बताई। दैट वाज ऑल फॉर द एजुकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें जितना भी मैंने भी पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को दोबारा पीछे बैक करके आप दोबारा भी समझ सकते हैं। अब ये दो जो है मैं आपको ये और समझा देती हूँ। यहाँ तक हमने आर्टिकल 46 तक डिस्कस कर लिया है। ये क्या कहता है आर्टिकल 350 ये कहता है कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, आप इसे अपनी लाइफ में बना के लिख सकते हो कि प्राइमरी स्टेज पर जो है बच्चे मतलब कि जो भी बच्चा प्राइमरी स्टेज पर है उनको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, यानी कि एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन जो दी जाती है वो उनकी मदर टंग, उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये आर्टिकल 350 कहता है, जो कि प्रमोशन करा है मदर टंग का। तो वो भी जरूरी है। अपनी मातृभाषा को आप कैसे भूल जाओगे? ये नहीं कि अब जैसे हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को इंस्ट्रक्शन जो दी जाती है उनको उनकी मदर टंग में दी जानी चाहिए, ताकि उनको अपनी मदर टंग भी आए। ठीक है, चलो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, बट अपनी मातृभाषा या मदर टंग को प्रमोशन भी मिलना चाहिए ना एजुकेशन की फील्ड में। तो बस वही आर्टिकल 350 कहता है। ठीक है, आप इसकी लाइन्स अपने आप बना के लिख सकते हो। और आर्टिकल 351 प्रमोशन ऑफ हिंदी की बात करता है, क्योंकि अगेन हिंदी हमारी मदर टंग है, तो हिंदी को प्रमोशन मिलना चाहिए, यानी कि बुक्स, कॉपीज़ या जो भी एजुकेशनल टेक्स्ट बुक है, मटीरियल है, वो हिंदी लैंग्वेज में भी होना चाहिए और बच्चों को उसी में इंस्ट्रक्शन भी दी जानी चाहिए। हिंदी को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई है, तो एक पॉजिटिव सी बात है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो दिस वाज इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मेरा वही जो फोकस होता है कि भाई आपको अच्छे से समझ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है मेंटेन हो यहाँ से इस वीडियो से देख करके। अब आपको पता है मेन टास्क क्या है। अब इतनी बड़ी वीडियो देख ली, ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे आपको ना, ये मैंने बनाया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ये क्योंकि ये जो आर्टिकल 45 है ये राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ये आप भी नहीं बदल सकते और मैं भी नहीं बदल सकती। तो कुछ चीज़ें पता है इस वाली बुक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको क्रैम करनी पड़ेगी, यानी कि लर्न करनी ही पड़ेंगी। अब जैसे आर्टिकल 46 क्या है, आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, तो इसको ये थोड़ी आप एजुकेशन ऑफ द वुमेन लिख देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब ये तो आप भी समझदार हैं और मैं भी। तो बात ये है कि कुछ आप पॉइंट्स याद रखो कि इस आर्टिकल में ये चीज़ बोली गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको याद कर लो, और उसके बाद इसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने समझाया, जैसे मान लो ये, ठीक है, तो ये थोड़ा आप इसके ये रीड कर लो। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर कभी भी आप ऐसे ये दो कॉमा यूज़ लगा करके अगर आप लिखेंगे ना, तो आप अपनी लैंग्वेजेस नहीं यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आर्टिकल 45 में ये चीज़ जो लिखी है ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी लिखने के लिए। अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ याद नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन फिर मैंने कहीं से ये सुना था कि इस तरीके से कॉमाज आप ना यूज़ करें, क्योंकि वो फिर लीगल वाला होता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स इट।